एस्पिरेंट्स, वो खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सब ने सुनी है कि किस तरह खरगोश को अपने तेज भागने के हुनर पर घमंड होता है और वो एक कछुए के साथ शर्त लगा बैठता है कि चलो हम एक रेस लगाते हैं और देखते हैं कि इस रेस में कौन जीतेगा। कछुआ भी हाँ कर देता है। अब दोनों भागना शुरू करते हैं। खरगोश को ये पता होता है कि मैं बहुत तेज भागता हूँ तो मैं ये जंग जीत ही जाऊंगा, तो वो रास्ते में थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाता है। आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। कछुए को कुछ नहीं पता होता कि वो ये रेस जीतेगा या नहीं जीतेगा। कहने का मतलब है कि उसे ना परिणाम की फिक्र होती है, ना ही उसे किसी चीज पर घमंड होता है और ना ही उसे कोई तरकीब पता होती है। उसे पता होती है सिर्फ एक बात कि वो लगातार चल सकता है और वो यही करता है। वो लगातार चलते रहता है। एक तरफ खरगोश गहरी नींद में सो जाता है और दूसरी तरफ कछुआ उस रेस को जीत जाता है। तो यूपीएससी की मैराथन में आप क्या बनना चाहते हैं? लगातार चलकर जीतने वाला कछुआ या तेज भागकर, रुककर, घमंड में, गलतफहमी में, सो जाकर हार जाने वाला एक खरगोश? तो चलिए शुरू करते हैं बीइंग आईएएस यूपीएससी एट द ब्रेन फ्रंट पर हमारा नेक्स्ट डॉट, दैट इज पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन कंसिस्टेंसी क्या होती है ये तो हम सबको पता है कि किसी भी एक फैसले पर, एक काम पर लगातार धीरे धीरे करके वक्त के साथ टिके रहना, चाहे वो काम बोरिंग हो, चाहे वो काम कठिन हो, चाहे एक बार फैसला लेने के बाद वो काम हमें असंभव दिखाई देता हो, ये होती है कंसिस्टेंसी। लेकिन हम सबको पता है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है और हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी पता है कि कंसिस्टेंट होना कितना ज़रूरी है। फिर भी हम कंसिस्टेंट हो क्यों नहीं पाते? इसलिए इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंसी आखिर इतनी कठिन होती क्यों है और इसे हासिल कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट। इस वीडियो का भी हमारा फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई कंसिस्टेंसी इज सो हार्ड। सेकंड, हाउ टू अचीव इट। थर्ड, कंसिस्टेंसी एंड यूपीएससी इज डिमांड। फोर्थ, कंसिस्टेंसी एंड यूपीएससी टॉपर्स। फिफ्थ, कंसिस्टेंसी वर्सेस यू। सिक्स्थ, द फॉर्मूला टू अचीव कंसिस्टेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाई कंसिस्टेंसी इज टफ। एस्पिरेंट्स, कंसिस्टेंसी टफ इसलिए है क्योंकि ये बोरिंग है। ये बोरिंग इसलिए है क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है और हम जी रहे हैं जोमेटो और स्विगी के समय में, जहां 20 मिनट में हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे में और ज़्यादा टफ हो जाता है कंसिस्टेंट होना। इसका दूसरा रीज़न है कि हम जिस समय में जैसा रिजल्ट चाहते हैं उस समय पर वैसा रिजल्ट हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो ये हमें आता है फेलियर के डर से। द फियर ऑफ फेलियर इसके साथ जब जुड़ जाता है तो कंसिस्टेंसी और टफ हो जाती है। तीसरा, हम जैसा फील करना चाहते हैं कंसिस्टेंट होते वक्त हम एग्जैक्टली वैसा फील कर नहीं पाते, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे इतने मूड स्विंग्स होते हैं और उस मूड स्विंग को सही करने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, इंस्टा की रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और बहुत सारे हमारे पास इंटरटेनमेंट के साधन अवेलेबल हैं। तो हम जब जैसा फील करना चाहें हम उनके साथ वैसा फील कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए ये और टफ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर ये बोरिंग है, इसकी स्पीड स्लो है, अगर ये आपको वैसा फील नहीं कराती जैसा आप करना चाहते हो, तो इतना बड़ा लक्ष्य बनाने का मतलब ही क्या? कोई आपको एक जिले का कलेक्टर ऐसे ही क्यों बना दे? खैर, चलिए हम जानते हैं कि इस टफ टास्क को इजी कैसे किया जाए, कंसिस्टेंसी को अचीव कैसे किया जाए। हम समझेंगे इसको एक ग्राफ से और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसे जब हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो हम एक तो धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो देख के कुछ समय के लिए मोटिवेट हो सकते हैं और वापस कंसिस्टेंट हो सकते हैं। लेकिन इस ग्राफ के बाद आपको जो क्लैरिटी आएगी, इसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक इंट्रोस्पेक्शन से आप वापस सही दिशा में आ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस ग्राफ को। ये ग्राफ है टाइम और रिजल्ट के बीच में। जनरली हम क्या सोचते हैं कि समय और परिणाम के बीच का जो एक ग्राफ होगा वो एक सीधी लाइन होगी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ये ग्राफ थोड़ा सा कर्वीलिनियर होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इसमें 4 जोन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी। जो जोन ए है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ नो इफेक्ट, क्योंकि जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उस काम को शुरू करने से लेकर एक लेवल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है।
तो यहाँ पर वक्त हमें बहुत ज़्यादा लगता है और परिणाम हमें कुछ भी दिखाई नहीं देते। कई लोग तो आधी जंग यहीं हार जाते हैं। लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जो जोन बी है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ स्लो ग्रोथ। यहाँ पर समय पहले वाले जोन से थोड़ा सा कम होता है और हमें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखाई देने लगता है। रिजल्ट हमें अपनी आदतों में बदलाव के रूप में दिख सकता है, रिजल्ट हमें हमारे रूटीन में दिख सकता है, रिजल्ट हमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस में दिख सकता है, रिजल्ट हमें हमारी गोल मेकिंग में, प्लानिंग में, स्ट्रेटजीज में दिख सकता है, रिजल्ट हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी दिख सकता है कि पहले हम सब्जेक्ट्स को जिस तरह समझते थे उसमें हम थोड़े से डीप लेवल पर जा सकते हैं, हम अलग अलग एंगल से उस सब्जेक्ट को सोच पा रहे हैं, तो इस लेवल पर हमें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखाई देने लगता है। अब क्या होता है कि जब जोन ए और जोन बी को आप कर चुके होते हैं तो इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ तक आते आते वो वाला फैक्टर आ जाता है कि ये बोरिंग हो जाता है, और जब कोई भी काम बोरिंग हो जाता है तो उसे लगातार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जोन ए और जोन बी मिलकर बनाते हैं जोन ऑफ सिंथेसिस। ये पूरा समय अब हमारा जो ब्रेन है वो लेता ही इसीलिए है ताकि हमने इसे जो लक्ष्य दिया है ये उस लक्ष्य को समझ पाए, उसके साथ अपना तालमेल बिठा पाए, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाए। इसीलिए ये इतना समय लेता है, क्योंकि हमें पता है कि आज सब कुछ 1 क्लिक पर अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो सालों पुराना है। जब से मनुष्य जाति का जन्म हुआ है इसकी हिस्ट्री उतनी पुरानी है, तो ये इतना जल्दी अपग्रेड नहीं हो सकता। इसलिए जोन ए और जोन बी कहलाता है जोन ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पर हमारा ब्रेन पूरी तरह तैयार हो चुका होता है उस लक्ष्य को पाने के लिए। अब आता है जोन सी, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। इसे हम इस एक बात से समझते हैं, जब हमें पानी को उबालना होता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है कि वो है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए उसे पहले 99 डिग्री सेल्सियस तक तो आना होगा ना। वो डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आएगा ना। तो वो जो 99 डिग्री होता है वो होता है सैचुरेशन पॉइंट, वही होता है सैचुरेशन लेवल। तो ये जो जोन सी है, जब हम जोन ए और जोन बी को लगातार पार करते हुए पहुंच जाते हैं जोन सी में, तो एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। वो होता है हमारे लिए एज अ बॉइलिंग पॉइंट, हमारे लिए सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पर अब हमें सिर्फ एक छोटा सा पुश चाहिए और हम पहुँच जाएंगे हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट पर। यहाँ तक आते आते बहुत थकान हो जाती है, बहुत एफर्ट लगता है, इंटरटेनमेंट नहीं मिलता, रिजल्ट भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसलिए कई लोग अपनी आधी जंग को यहाँ हार जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि चलो ठीक है, बोरिंग फील नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं आ रहे, लेकिन बहुत तेज भाग के आ गए तो मन किया चलो थोड़ा रुक जाते हैं, और कभी कभी वो रुकना बहुत भारी पड़ जाता है। अब जोन सी के बाद आता है जोन डी, जहाँ समय बहुत कम लगता है और रिजल्ट बहुत तेज़ी से आते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये 4 जोन कौन कौन से होते हैं और हम कहाँ पर अटक जाते हैं और क्यों अटक जाते हैं। अगर हमें इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी होगी तो हम आसानी से कंसिस्टेंट हो पाएंगे। चलो कहीं पे रुक भी जाएंगे तो अब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम कौन से जोन में हैं और कैसे अटक गए हैं और अब कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको कछुए की तरह परिणाम की परवाह ना करते हुए बस इतना अपने दिमाग में रखना है कि बस चलते जाना है, 4 जोन है, पार करते जाना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एस्पिरेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएससी डिमांड एंड कंसिस्टेंसी। ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है कि अगर यूपीएससी की डिमांड ना होती किसी कंसिस्टेंट कैंडिडेट को हायर करने की, तो एग्जाम प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन भी रखा जा सकता था। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कुछ डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि कम से कम हर कोई 2 साल तो इस प्रोसेस में लगा ही रहे। सेकंड, अगर आप इंटरव्यू में किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाते तो फिर से आपको प्री देना पड़ता है, फिर से आपको मेंस देना पड़ता है। उसका कारण भी यही है कि आप क्या फिर से 1 साल 4 जोन को पार करते हुए कंसिस्टेंट रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी के थ्रू यूपीएससी आप में क्वालिटी चाहता है,
पेशेंस के साथ लगातार आगे बढ़ते रहने की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कंसिस्टेंसी का यूपीएससी की डिमांड से क्या संबंध है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के थ्रू आप में आता है पेशेंस, और पेशेंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जस्टिस डिलीवरी में, चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करने में, अपना एक फाइनल वर्डिक्ट देने में, और बड़ी बड़ी स्कीम्स बनाने की प्लानिंग में, बजटिंग में पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऊपर से जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जितने भी अदर सोशल इश्यूज होते हैं, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। उसमें पेशेंस एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो कंसिस्टेंसी के थ्रू यूपीएससी आप में इनकलकेट करना चाहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएससी टॉपर्स एंड इट्स रिलेशन विद कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कितनी टॉपर स्टॉक देखी है आपने अभी तक? अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपने 3 से 4 टॉपर स्टॉक तो कम से कम देखी होंगी। खैर, जितनी भी देखी हैं उनमें आपने क्या किसी टॉपर में खरगोश जैसी जल्दी भागने की, रास्ते में सो जाने की कोई आदत देखी कभी? किसी भी टॉपर में आपने पेशेंस की कमी देखी? या किसी भी टॉपर ने आपको कभी ये कहा कि लंबे लंबे ब्रेक लिया करो, जल्दी जल्दी पढ़ा करो, या फिर हाँ आराम किया करो खूब? कंसिस्टेंसी का क्या है, वो तो हासिल होती रहेगी। क्या आपने कभी भी उनके मुंह से ये सुना, या आपको उनकी पर्सनैलिटी में कभी भी ऐसा कुछ दिखाई दिया कि वो या तो लंबे ब्रेक्स लेते होंगे या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी भागकर अपना सिलेबस कवर करते होंगे? नहीं ना। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी यही है कि यूपीएससी की डिमांड को कैटर करने वाला ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। लास्ट में वही टॉपर बन सकता है, और उन्हीं टॉपर्स की आप टॉक देखते हो। तो यूपीएससी की डिमांड क्या है? एक कंसिस्टेंट कैंडिडेट जो पेशेंस के साथ धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी वर्सेस यू। तो एस्पिरेंट्स अपनी नोटबुक में पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का एक डॉट लगाइए और अपने आप से पूछिए कि क्या आप इस पर टिक मार्क लगाएंगे या क्रॉस मार्क। अगर आप क्रॉस मार्क लगा रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सबसे पहले अपना जोन आइडेंटिफाई करिए कि आप बेसिकली हैं किस जोन में। उस जोन का जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो आइडेंटिफाई करिए। जोन ए में सब बोर होते हैं, जोन बी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई देने लगता है, जोन सी तक पहुंचते पहुंचते सब या तो थक जाते हैं या फिर फियर ऑफ फेलियर उन्हें घेर लेता है। लेकिन इसी के साथ आप अपना सैचुरेशन लेवल भी डिसाइड करिए। जैसे कि पानी का सैचुरेशन पॉइंट होता है 99 डिग्री, वैसे ही आपका भी एक सैचुरेशन पॉइंट होगा जो आप इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से बहुत आसानी से पता कर लेंगे। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि अपने जोन को आइडेंटिफाई करिए और अपनी नज़र रखिए नेक्स्ट जोन की तरफ, और कछुए की तरह रिजल्ट की परवाह ना करते हुए बस लगातार चलते जाइए। जिस दिन आप इस क्वालिटी को अचीव कर लेंगे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, उस दिन आप इस डॉट पर टिक मार्क लगा दीजिएगा और आपका ये डॉट क्लियर हो चुका होगा। यूपीएससी जैसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज के डॉट को कनेक्ट करने का हमारा फॉर्मूला देने से पहले मेरे पास आपके लिए हैं 4 लाइनें। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। निदा फाजली जी की इसी लाइन के साथ आज का हमारा फॉर्मूला है पेशेंस प्लस करेज प्लस रिपीटेशन इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ प्रोसेस, और इस डॉट को डिस्कस करते ही आपके शुरू के तीनों डॉट जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको मिलेगी एक क्रिस्टल क्लैरिटी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।